स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मुक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपके पुरानी भर्ती 41,500 और 49,568 भर्ती पर आधारित होते हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके रोजगार विद अंकित भाटी बुक तथा पुरानी वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमारी टीम के द्वारा लगातार 20 मुक टेस्ट कराए गए हैं। अगर उस मुक टेस्ट को आपने नहीं दिया है तो बिल्कुल जरूर दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के उसमें कवर किए गए हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन दिया गया वाजिद अली शाह ने, बी ऑप्शन दिया गया निजामुल मुल्क ने, सी ऑप्शन हैदर अली ने और डी ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। डेली आप मुक टेस्ट देने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपका ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, निजामुल मुल्क इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें निजामुल मुल्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो चिनक्लीज खां के नाम से जाना जाता है। बात करें ये आपके मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहता था, लेकिन क्या था, मोहम्मद शाह के करतूतों से परेशान हो गया था, क्योंकि मोहम्मद शाह बार बार ठीक है लड़कियों के कपड़े यानी औरतों के कपड़े पहनकर दरबार में आया करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर भग जाता है और वहां पर एक अलग शहर बसाता है जिसका नाम हैदराबाद होता है। अगर बात करें कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपको बताना है कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हैदराबाद क्या था? हैदराबाद निजामों का था, तो इसको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलवाया था जिसका नाम जो सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके तहत हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे। जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया गया हेमवती नंदन बहुगुणा, बी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत, सी ऑप्शन त्रिभुवन नारायण सिंह और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुक टेस्ट दीजिए और मुक टेस्ट से ही कल्याण होगा। पढ़ा कितना वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, आपको मुक टेस्ट प्रतिदिन देना है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें सबसे ज्यादा समय तक और सबसे पहले जो बने थे वो आपके गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। अगर पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या थी? सुचेता कृपलानी थी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी थी। अगर बात करें कि प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, वो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, यानी प्रथम महिला भी थी और प्रथम राज्यपाल भी थी। सरोजनी नायडू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा समय तक अगर आपसे पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड रहा है वो बीएसपी की, ठीक है, यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती के नाम रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया कुशीनगर, बी ऑप्शन दिया गया सारनाथ, सी ऑप्शन दिया गया बोधगया, डी ऑप्शन दिया गया श्रावस्ती। बिल्कुल समय आपको 30 सेकंड का दिया जा रहा है, आंसर आपको करना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। बताना चाहूंगा कि मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसकी घटना को? मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर बात करें कि
उपदेश के तो उसको कहा जाता है, यानी जब उपदेश देते हैं यानी तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होगा बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन सबसे पहला उन्होंने उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो अगर बात करें, अच्छा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्त कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन रामगंगा, बी ऑप्शन भागीरथी, सी ऑप्शन बेतवा और डी ऑप्शन दिया गया यमुना। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर कर चुके होंगे। बेतवा नदी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, माता टीला बांध भी इसको कहते हैं, माता टीला बांध भी किस पर अवस्थित है? तो आप कहेंगे बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का लखनऊ घराना चरमो उत्कर्ष पर था? यानी बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जो रिलेटेड हैं वो किस घराने से रिलेटेड हैं? तो आप कहेंगे लखनऊ घराने से रिलेटेड है। ए ऑप्शन दिया गया बेगम हजरत महल के समय, बी ऑप्शन दिया गया है नवाब वाजिद अली शाह के समय, सी ऑप्शन दिया गया अकबर के समय और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आपका आंसर्स क्या हो जाएगा? नवाब वाजिद अली शाह इज द करेक्ट आंसर। यानी नवाब वाजिद अली शाह के समय जो लखनऊ घराना था वो अपने चरमो उत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। पूछा गया कि इनमें से कौन सा वियतनाम का मुद्रा है? ये देखिए, ये चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये चारों पूछे जा चुके हैं पेपर में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, शिफ्ट वाइज इनमें से कौन सी वियतनाम की मुद्रा है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, ए ऑप्शन दिया गया क्यात, बी ऑप्शन दिया गया डॉग, सी ऑप्शन दिया गया वान और डी ऑप्शन दिया गया एन। बिल्कुल जबरदस्त है, क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। डॉग इज द करेक्ट आंसर। अगर वियतनाम की राजधानी की बात करें तो वियतनाम की जो राजधानी हो जाएगी वो हनोई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वियतनाम की जो राजधानी हो जाएगी वो हनोई हो जाएगी। ख्यात अगर बात करें तो आपके पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्या है? ख्यात है, और ये पेपर में पूछा जा चुका है। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? ख्यात हो जाएगा। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो अरुण नागा मणि मिजोरम यानी अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। ठीक है, अगर बात करें वान कहाँ का है तो वान हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया का। कहाँ का मुद्रा है? तो वान जो है वो दक्षिण कोरिया का मुद्रा हो जाएगा। कहाँ का? दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा हो जाएगा वो वान हो जाएगा। और एन की बात करें तो ये आपका जापान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान का मुद्रा एन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस पश्चिमी बिहार का पुराना नाम भरतपुर पश्चिमी बिहार था? जबरदस्त प्रश्न है कि किस पश्चिमी बिहार का पुराना नाम भरतपुर पश्चिमी बिहार था। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए, ए ऑप्शन दिया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन दिया गया मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन दिया गया नवाबगंज पश्चिमी बिहार और डी ऑप्शन दिया गया लाख बहौसी पश्चिमी बिहार। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। भरतपुर एक जिला भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम के अंदर स्थित है। वहीं अगर बात करें कि आपका जो नवाबगंज और आपका जो लाखबहौसी है ये आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, ए ऑप्शन दिया गया 20 मार्च को, बी ऑप्शन 15 मार्च को, सी ऑप्शन 7 अप्रैल को, डी ऑप्शन दिया गया 24 अप्रैल को। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त।
चलिए 30 सेकंड आपके पूरे हुए, आंसर्स आप कर चुके होंगे। तो भैया 20 मार्च इज द करेक्ट आंसर। अगर 15 मार्च को बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर 24 अप्रैल को बात करें तो पहला नागौर में चुनाव हुआ था, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न आ चुका। इनमें से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? ए ऑप्शन दिया गया हिंद स्वराज, बी ऑप्शन ग्राम स्वराज, सी ऑप्शन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और डी ऑप्शन दिया गया इंडिया डिवाइडेड। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जो पुस्तक है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। 30 सेकंड के आपके समय अप हो चुका है। तो क्या हो जाएगा भाई? इंडिया डिवाइडेड नहीं लिखी गई है, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं, जैसे आपका हिंद स्वराज हुआ, ग्राम स्वराज हुआ और आपका सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 10वां प्रश्न आ चुका है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ए ऑप्शन है बहराइच के अंदर, बी ऑप्शन सोनभद्र के अंदर, सी है ललितपुर के अंदर और डी ऑप्शन है बांदा के अंदर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आंसर्स को कर चुके होंगे टिक। तो हो जाएगा बांदा इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जो बांदा है यहां पर आपका चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये आपका पड़ेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बताना कि भारत के किस राज्य की सीमा उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश से नहीं लगती है? बताना भारत के किस राज्य की सीमा उसके पड़ोसी देश, ठीक है, बांग्लादेश से नहीं लगती है? ए ऑप्शन दिया गया मेघालय, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन असम। बिल्कुल टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिक से भी याद किए होंगे उनके लिए भी दिक्कत होगा। चलिए बताना है आंसर दोस्त। बिल्कुल, चलिए दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। और 25 क्वेश्चंस लिए गए। 25 में से आपके कितने सही जा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त अलूल जलूल वीडियो तो आपके यूट्यूब पर बहुत पड़े होंगे और तमामों चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो कहीं भी आपको अगर पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं तो उसको जरूर आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर की बात करें तो इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो टका हो जाएगी। संसद की अगर इसके बात करें तो इसके संसद का नाम हो जाता है जातीय पंचायत। क्या हो जाता है? जातीय पंचायत। अगर बात करें कब बना था तो 1971 ईस्वी में बना था। इसके अगर हम बात करें कि इसके राष्ट्रपिता कौन है तो शेख मुजीबुर रहमान है। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं? 12 नंबर प्रश्न पूछा गया। ए ऑप्शन नीति दर्रा, बी ऑप्शन तुजू दर्रा, सी ऑप्शन लिपलेख दर्रा और डी ऑप्शन दिया गया माना दर्रा। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक चेक कर चुके होंगे। भैया तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और मणिपुर में एक झील पाई जाती है जिसको लोकटक झील कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? यानी सिक्किम जब बना था, भारत में शामिल हुआ था, तो 22वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है। ये ऑप्शन दिया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सी ऑप्शन दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 और डी ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन 1978। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए
सबसे जबरदस्त प्रश्न आज का ये रहेगा तो हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगर हम बात करें 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वही 44वें संविधान के द्वारा अगर हम बात करें तो क्या किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका संपत्ति है, क्या है, संपत्ति को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से किस एक्ट के आने के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर शब्द में जनरल शब्द कब जोड़ा गया था, किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी और सी ऑप्शन दिया गया 1776 चार्टर्ड एक्ट, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त प्रश्न है, आशा करता हूं आंसर्स को कर चुके होंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। इसी के तहत पहली बार बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बिल्कुल, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा के अंदर, वाशिंगटन DC के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, या काठमांडू में। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। वाशिंगटन DC इज द करेक्ट आंसर। वाशिंगटन DC जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे पोटोमैक नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। जबरदस्त प्रश्न है, तो आंसर्स कर चुके होंगे आप, क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए दोस्तों, चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, 75 रामसर स्थल हैं, यानी जून 2023 तक अगर बात किया जाए तो 75 रामसर स्थल हैं। अभी तक सबसे ज्यादा यूपी में था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला जो राज्य बन चुका है वो आपका तमिलनाडु बन चुका है। तमिलनाडु बन चुका है सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य। कितने हैं, तो टोटल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु के अंदर हैं। अगर बात करें ये जो रामसर स्थल का कन्वेंशन हुआ था कहां पर, तो 1971 में ईरान के अंदर हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है, ये आपको आंसर्स बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन कोशिका कला, सी ऑप्शन कीटों का शरीर भित्ति, और डी ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि जो प्लासी का युद्ध मैदान है ये कहां पर अवस्थित है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, और डी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर अवस्थित है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो कहां पर अवस्थित है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स टिक कर चुके होंगे। कहां पर, ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे भागीरथी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर अवस्थित है। अगर बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 23 जून 1757 में हुआ था। कब, 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। पूछा गया कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था।
जबरदस्त प्रश्न है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन फरिश्ता, बी ऑप्शन अलबरूनी, सी ऑप्शन इब्न बतूता और डी ऑप्शन अफीफ। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर तो करना है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अलबरूनी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें इसके साथ 4 इतिहासकार आए थे, अलबरूनी, उत्बी, फारूकी और फिरदौसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृत गैस मुख्य घटक है। प्रकृत जो गैस है ये किसका मुख्य घटक है? ये ऑप्शन दिया गया है मेथेन का, बी ऑप्शन एथेन का, सी ऑप्शन ब्यूटेन का और डी ऑप्शन प्रोपेन का। तो आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा मेथेन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? मेथेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बालक बालिका अनुपात में सबसे कम थे? बालक बालिका सबसे कम थे। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन हरियाणा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो इस बार स्थान रहा है वो 161 नंबर पर भारत रहा है। कितने नंबर पर भारत रहा? 161 नंबर पर भारत रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। पूछा गया कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश हैं, यानी कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं ये बताना है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। अगर बात करें 49वें नंबर के न्यायाधीश कौन थे ये आपको बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्त कि किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए प्रतिदिन मॉक टेस्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।